अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी द मोस्ट ब्यूटीफुल मैक्सवेल इक्वेशंस। जिस तरह आपको पता है कि फ़िज़िक्स जो है, फ़िज़िक्स इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। तो फिज़िक्स में आपको पता है कि एवरी टाइम यू हैव टू वर्क विद इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशन जो है ऑब्वियसली हर इक्वेशन के अंदर एक कंप्लीट स्टोरी होती है। हर इक्वेशन आपको कुछ ना कुछ बता रही होती है। तो अगर आप एक फिजिसिस्ट हैं तो आप ये जानते होंगे कि इक्वेशंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमारे जितने भी रिलेशंस हैं फिज़िक्स में, या पूरी की पूरी फिज़िक्स जो है किसी भी फिज़िकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज़ इक्वेशंस। सो अगर आप एक फिजिसिस्ट हैं या फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको इक्वेशंस के साथ काम करना आना चाहिए, आपको इक्वेशंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं अक्सर कहता हूं कि इक्वेशन जो है ये बोलती हैं, अगर हम इनसे बात करें तो ये हमें उसका जवाब देती हैं। सो हर इक्वेशन के अंदर एक स्टोरी है। ठीक है, हर इक्वेशन के अंदर एक पूरा फिनोमेना है जो उसके अंदर छुपा हुआ है। तो अगर हमें अंडरस्टैंडिंग है इक्वेशंस की तो ये बहुत ही मज़ेदार काम होता है। अगर आपको इक्वेशंस समझ आती हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ काम करते हुए भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल इक्वेशंस इन फिज़िक्स, लेकिन उनमें से कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिनसे शायद भागना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ऐसी ही कुछ इक्वेशंस हमारे पास हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस। जिस तरह कहा जाता है कि 20वीं सेंचुरी में वैसे तो बहुत सारी इक्वेशंस आई, उसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आई, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आई, क्वांटम मैकेनिक्स भी आई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेम लिया वो लिया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थ्योरी ऑफ द 20वीं सेंचुरी। बिल्कुल इसी तरह से 19वीं सेंचुरी में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई फिज़िक्स में, लेकिन जो सबसे ब्यूटीफुल इक्वेशंस डेवलप हुई 19वीं सेंचुरी में, दैट वाज बाय द मैक्सवेल, एंड दीज आर नोन एज मैक्सवेल इक्वेशंस। आल्दो ये सारे फिनोमेनास ऑलरेडी मौजूद थे, लाइक फैराडे लॉ भी ऑलरेडी मौजूद था हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास गॉसेस लॉ भी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, लेकिन इन इक्वेशंस को एक 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 कॉम्पैक्ट फॉर्म दी मैक्सवेल ने। तो आज इंशाल्लाह हम इन इक्वेशंस के साथ काम करने जा रहे हैं और हम ये समझेंगे, ऑलरेडी ये इक्वेशन तो ज़ाहिर बात है डेवलप्ड हैं, हमने सिर्फ इन इक्वेशंस की फिज़िक्स समझनी है कि ये इक्वेशन हमें बता क्या रही हैं। तो टोटल हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। ठीक है जी, और इन इक्वेशंस को समझने के लिए फॉर सिंपलिसिटी हम इनको फ्री स्पेस में डिस्कस करेंगे, यानी कि वहाँ कोई डाइइलेक्ट्रिक या कोई मैग्नेटिक मटेरियल मौजूद नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट इक्वेशन से, ज़्यादा हम देर नहीं करते। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। आप इसको यूँ समझ सकते हो कि किसी भी सरफेस से, कोई भी अगर हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है ना, कोई भी क्लोज्ड सरफेस लाइक एक सफ़ियर है या एक बॉक्स है, अगर उस क्लोज्ड सरफेस ने चार्ज इनक्लोज किया हुआ है तो आपको उस क्लोज्ड सरफेस से यकीनन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। सो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वेशन आपको नजर आ रही है, क्लोज इंटीग्रल इनटू ई डॉट डी ए, एक्चुअली ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, देखें ये क्लोज्ड इंटीग्रल है, तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा बराबर होगा 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। या आप इसको इक्विवेलेंटली आप इसको ऐसे भी बयान कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जिसने चार्ज भी इनक्लोज किया हुआ हो, तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस है वो नॉन जीरो है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस यकीनन आपको मिलेगा। अगर किसी क्लोज्ड सरफेस ने चार्ज इनक्लोज किया हुआ है तो उस सरफेस पे आपको यकीनन इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस वहां पर नॉन जीरो होगा। अब जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज कि यहाँ हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है जी, आपको पता है इनकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज से ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव चार्ज पर जो लाइंस होती हैं इनकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है। ठीक है, और
पॉजिटिव चार्ज पे इनकी जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज से इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो मैंने ये जल्दी से बना दिया है। हो सकता है कि मैंने इसकी सिमेट्री में कोई गड़बड़ कर दी हो बनाने में, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हम एक क्लोज्ड सरफेस लेते हैं, लाइक हम एक सफ़ियर लेते हैं क्लोज्ड। ठीक है, तो सफ़ियर ऑब्वियसली क्लोज्ड ही होगा। तो ये हमारी एक इमेजिनरी सरफेस है। चूँकि ये बोर्ड का प्लेन 2 डायमेंशनल है तो इसलिए ये आपको 2D नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये समझें कि ये एक 3D क्लोज्ड सफ़ियर है, एक 3D सफ़ियर है आपके पास। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस सफ़ियर ने इस चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, अगर इस सफ़ियर ने, क्योंकि ये एक क्लोज सरफेस है, क्लोज शेप है, इसने चार्ज भी इनक्लोज किया हुआ है, तो आपको इसकी सरफेस पर नेट फ्लक्स मिलेगा। यानी कि इसकी सरफेस पे यहाँ पर देखें, आपका जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स इज़ नॉन ज़ीरो, यानी कि यहाँ से आपको नेट फ्लक्स मिलेगा। ये देखें, ठीक है, ये देखें यहाँ पर आपको नेट फ्लक्स मिल रहा है क्योंकि लाइंस सिर्फ आउटवर्ड जा रही हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास कोई क्लोज हमारे पास शेप हो। ठीक है, कोई क्लोज सरफेस हो हमारे पास। ठीक है, और देखिए ये हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, आप इसको एक सफ़ियर कह सकते हैं, लेकिन इस क्लोज सरफेस ने कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया हुआ, चार्ज यहाँ बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, अब इस चार्ज का जो फ्लक्स है ऑब्वियसली वो यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, तो आप ये तो कह सकते हो कि इस चार्ज का फ्लक्स इस सरफेस में से पास हो रहा है, लेकिन इस सरफेस में जो नेट फ्लक्स है वो ज़ीरो है। उसकी वजह क्या है कि जितनी लाइनें इसमें एंटर हो रही हैं उतनी ही लाइनें इसको लेफ्ट कर रही हैं, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखें, यहाँ पर लाइनें सिर्फ इस सफ़ियर, ये जो हमारी सरफेस है, सिर्फ इस सरफेस से आउटवर्ड फ्लो कर रही हैं, कोई इनवर्ड फ्लो नहीं है लाइंस का। इसका मतलब है कि इस सरफेस का जो नेट फ्लक्स है वो मौजूद है, इस सरफेस से आपको नेट फ्लक्स मिल रहा है। अगर नेट फ्लक्स मिल रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस भी आपको मिल रहा है, क्योंकि देखें लाइनें स्प्रेड हो रही हैं आउटवर्ड, लाइन जो है यहाँ से आउटवर्ड स्प्रेड हो रही हैं। इसका मतलब है अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस मौजूद है तो वो डाइवर्जेंस सिर्फ इसी सूरत में मौजूद होगा कि यहाँ पर कोई सोर्स पड़ा है चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। तो अगर किसी जगह पर डाइवर्जेंस मौजूद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस नॉन जीरो हो, तो इसका मतलब है उस जगह पर कोई ना कोई सोर्स मौजूद है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सोर्स मौजूद है और वो सोर्स है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सरफेस में, इस सरफेस से जो डाइवर्जेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मोनोपोल भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से अलग भी कर दूं तो उस सूरत में भी मुझे डाइवर्जेंस मिलेगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से एग्जिस्ट कर सकता है और एक नेगेटिव चार्ज का फील्ड अलग से एग्जिस्ट कर सकता है। अब मैं ऐसा ही एक सफ़ियर, यानी कि ऐसी ही एक क्लोज शेप यहां पर लेता हूं इस चार्ज के, तो देखें यहां पर भी मुझे डाइवर्जेंस मिल रहा है क्योंकि यहां पर नेट फ्लक्स मौजूद है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी इनवर्ट जा रही हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर डाइवर्जेंस, अगर यहां पर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो यहां पर डाइवर्जेंस नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर जो नेट फ्लो है वो आउटवर्ड है और यहां पर जो नेट फ्लो है वो इनवर्ड है। लेकिन नेट फ्लक्स यहां भी है और नेट फ्लक्स यहां भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस यहां भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस यहां भी है। यहां पर अगर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि यहां पर कोई ऐसा सिंक मौजूद है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंक हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, सोर्स हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स भी मौजूद है, सिंक भी मौजूद है। इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस नॉन जीरो है, क्योंकि हमने जो क्लोज शेप लिया है उस क्लोज शेप ने चार्ज इनक्लोज किया हुआ है और चार्ज इनक्लोज करने की वजह से नेट फ्लक्स उस सरफेस पर आपको मिल रहा है। इस सरफेस पर भी आपको नेट फ्लक्स मिल रहा है और इस सरफेस पर भी आपको नेट फ्लक्स मिल रहा है, क्योंकि यहां पर लाइनें सिर्फ इनवर्ड जा रही हैं इसलिए नेट फ्लक्स है, यहां पर लाइनें सिर्फ आउटवर्ड जा रही हैं इसलिए नेट फ्लक्स है।
तो ये है जी आपकी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशंस, और इसकी हमने इंटरप्रिटेशन की, आपके सामने मैंने डिस्कस किया कि ये इक्वेशन हमें एक्चुअली बता क्या रही है कि किसी भी क्लोज्ड शेप ने या किसी भी क्लोज सरफेस ने अगर चार्ज भी इनक्लोज किया हो तो उस सरफेस से आपको नेट फ्लक्स यकीनन मिलेगा और वहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस भी मिलेगा। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जितनी लाइनें इन हो रही हैं उतनी लाइनें आउट हो रही हैं। ये सरफेस क्लोज शेप तो है लेकिन इस सरफेस ने कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया हुआ। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, चूंकि ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है, ये बोर्ड का जो प्लेन है वो 2D है, इसलिए मैं अपनी तरफ से सफ़ियर ही बना रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये चाहे सर्कल ही लग रहा हो, लेकिन आपने इसको सफ़ियर ही समझना है। ठीक है, मेरी ड्राइंग कोई बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मैं सफ़ियर यहाँ बना नहीं सकता। ठीक है, लेकिन आपने इसको सफ़ियर ही समझना है। ठीक है, 2D जो शेप है वो नहीं समझना, फिर वो ओपन हो जाएगी, क्लोज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास है जी मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, दैट इज सिमिलर, इससे मिलता जुलता इक्वेशन है हमारे पास, B डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। अब डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, या इसका क्या मतलब है? अब ये हमें बता रहा है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमेशा 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 0 होगा। तो इसे हम कहते हैं गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म या गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो ये इक्वेशन एक्चुअली क्या है? ये इक्वेशन है हमारे पास गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म जी। तो अब हमारे पास है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अच्छा, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पोल्स होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव पोल, एक तरफ नेगेटिव पोल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। इसका मतलब है कि आप क्लियरली ये डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सोर्स भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिंक भी है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ, यहां पर 2 पोल्स यहां पर भी हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही हैं और साउथ पोल पर जाकर टर्मिनेट नहीं होती, बल्कि साउथ पोल से दोबारा फिर वो नॉर्थ पोल की तरफ आ जाती हैं। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, नॉर्थ पोल से स्टार्ट। ठीक है, आप इसको स्टार्ट या एंड नहीं कह सकते, इनकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ और फिर साउथ से नॉर्थ। तो जो लूप होता है, लूप में आप ये तो नहीं बता सकते कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है या एंड कहाँ पे हो रही है, तो उसका कोई एंडिंग या स्टार्टिंग नहीं होगा, क्योंकि वो नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ जा रही है तो फिर साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ भी आ रही है। तो अगर मैं बिल्कुल ऐसे ही करूं जैसा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किया कि मैं यहाँ पर भी ये जो नॉर्थ पोल है, अगर मैं इस नॉर्थ पोल को मैं इनक्लोज कर दूं, यानी कि मैं इसके बाहर एक सरफेस बना दूं, एक इमेजिनरी सरफेस, एक 3D इमेजिनरी सरफेस, यानी कि वैसा ही सफ़ियर, इमेजिनरी सफ़ियर जैसा मैंने यहाँ पर बनाया। तो अब ये जो सफ़ियर मैंने बनाया है, इस सफ़ियर से आने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आप ज़रा कैलकुलेट करें। देखें, जितनी लाइनें आउटवर्ड जा रही हैं उतनी ही लाइनें इनवर्ड आ रही हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का कोई डाइवर्जेंस नहीं मिल रहा, क्योंकि आप नॉर्थ पोल को सोर्स नहीं कह सकते। सोर्स तो तभी कहें कि अगर इससे हमें नेट आउटवर्ड फ्लक्स मिले। तो यहाँ पर कोई नेट आउटवर्ड फ्लक्स नहीं है, वजह जितना फ्लक्स आउटवर्ड है उतना ही फ्लक्स इनवर्ड है, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स नहीं है। और यही इक्वेशन हमें बता रही है कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो 0 है। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, ठीक है, अगर आप नेट मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? हमेशा 0 होगा। इसका मतलब है कि आप नॉर्थ पोल को सोर्स नहीं कह सकते, आप साउथ पोल को सिंक नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर सोर्स या सिंक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नॉर्थ पोल अलग से, जिस तरह पॉजिटिव चार्ज उसका फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव चार्ज का फील्ड भी एग्जिस्ट कर सकता है। आप उनको सेपरेट कर दें,
आप डाइपोल ना बनाएं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल्स नहीं बन सकते। नॉर्थ पोल अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, साउथ अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपके सामने है। आपके सामने ना तो कोई सोर्स निकला है यहां से मैग्नेटिक फील्ड का, और ना ही कोई सिंक निकला है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये क्लोज लूप बनाती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ और साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ। तो इसलिए ज़रूरी है कि नॉर्थ पोल भी हो और साउथ पोल भी हो। एक अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट कर सकता था अगर यहां से हमें नेट मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता। तो हमें आज तक ऐसा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमने ऑब्जर्व नहीं की, कोई ऐसा फिनोमेना हमने ऑब्जर्व नहीं किया जहां से हमें नेट मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता हो, जहां पर हम ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स मौजूद है या मैग्नेटिक फील्ड का सिंक मौजूद है। सो दिस ब्यूटीफुल इक्वेशन हमें एंड पर क्या बता रही है कि द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is zero. It means there is no source or sink of magnetic field. You can say magnetic monopoles does not exist. Electric monopoles can exist but magnetic monopoles cannot exist. So ये beautiful equation है जी हमारी सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, और ये हमारा फेमस गॉसेस लॉ है। इसको हम कह सकते हैं गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। उसके बाद हम चलते हैं जी अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। ठीक है जी, हमारी जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज E डॉट जी। तो ये हमारी थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है एंड यू आर फेमिलियर विद दिस इक्वेशन। ये हमारा फेमस फैराडे लॉ है। ठीक है जी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये है जी हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इक्वेशन क्या बता रहा है? पहले जरा हम ये देखते हैं कि इस इक्वेशन में क्या स्टोरी है, हमें क्या बता रहा है। इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास किसी भी सरफेस से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम कोई भी इमेजिनरी सरफेस बना लेते हैं। ये हमारा कोई भी सरफेस है और इस सरफेस में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से हमें क्या मिलेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा अलोंग द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो ये जो सरफेस है पहले आप इसके अलोंग एक बाउंड्री बना लें। ठीक है जी, तो इस सरफेस में से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ये जो हमने इसकी बाउंड्री बनाई है, ये जो हमने लूप बनाया है, इस लूप के अलोंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिलेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है E डॉट डी एस। तो इसका मतलब है जब भी ये जो सरफेस मैंने बनाई है ये वाली, जब भी किसी सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो उस सरफेस की बाउंड्री के अलोंग, यानी कि उस सरफेस, ये यहाँ पर क्लोज का जो इंटीग्रल है ये हमें ये बता रहा है कि उस सरफेस को आपने क्लोज करना है विद लूप। ठीक है, यहां पर हमें वो वाली क्लोज सरफेस की जरूरत नहीं है। ये सरफेस ओपन सरफेस है लेकिन इसकी बाउंड्री हमने डिफाइन करनी है। ठीक है, तो ये जो मैंने लूप बनाया है ये लूप इसकी बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्लोज सरफेस नहीं है, यहां इसका क्लोज होना जरूरी नहीं है। तो इस सरफेस की, इस ओपन सरफेस की जो बाउंड्री है, जब इस सरफेस में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसकी बाउंड्री के अलोंग, इस लूप के अलोंग जो हमने बनाया है, इस लूप के अलोंग आपको क्या मिलेगा? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि ये किसके बराबर है? ये बराबर है जी इंड्यूस्ड ईएमएफ के। इसका मतलब है कि किसी भी सरफेस से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा? वो इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ये देखें, ये इंटीग्रल है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का अलोंग द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। तो इस सरफेस में से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसकी जो बाउंड्री आपने डिफाइन की है उसकी बाउंड्री के अलोंग आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिलेगा। तो उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का जो इंटीग्रल है इस बाउंड्री के अलोंग वो हमारे पास किसके बराबर है? वो बराबर है इंड्यूस्ड ईएमएफ के। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन को डेल क्रॉस ई। देखिए यहां पर आपको कर्ल मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस, ठीक है जी, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा
डी बी ओवर डी टी। क्लियर हो गया जी। तो यही इक्वेशन है, लेकिन हमने इसको एक और शक्ल में लिख दिया। किसी सरफेस से, किसी भी सरफेस से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अलोंग द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। सो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। सो ये है जी हमारा फेमस फैराडे लॉ एंड मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। उसके बाद जो सबसे ब्यूटीफुल इक्वेशन है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, जो कि बिफोर मैक्सवेल ये सिंपली अम्पेयर्स लॉ था, लेकिन उसके बाद मैक्सवेल ने करेक्शन किया तो ये बन गया अम्पेयर मैक्सवेल लॉ। तो अभी देखते हैं कि बिफोर मैक्सवेल ये इक्वेशन कैसी थी और आफ्टर मैक्सवेल ये इक्वेशन कैसी थी। जी, तो बिफोर मैक्सवेल ये इक्वेशन बड़ी सिंपल है, आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। यानी कि ये बड़ी सिंपल इक्वेशन है कि हमारे पास कोई भी इमेजिनरी सरफेस आप ले लें, ओपन सरफेस जैसे हमने पहले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई भी ओपन सरफेस है, इस ओपन सरफेस की बाउंड्री भी डिफाइन कर लें, ठीक है जी। तो ये इसकी लेट सपोज बाउंड्री है। अगर इस ओपन सरफेस में से करंट फ्लो कर रहा हो, यानी कि इसने इस लूप ने, ये जो लूप बन गया है, इसकी जो बाउंड्री बन गई है इस सरफेस की, इस लूप ने अगर करंट इनक्लोज किया हो, यानी कि इस सरफेस में से अगर करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसकी वजह से इसकी बाउंड्री के अलोंग आपको क्या मिलेगा? आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। बड़ा सिंपल है। तो ये हमारा सिंपल एम्पेयर्स लॉ था कि जी करंट्स जो हैं दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जहां कहीं भी करंट होगा तो करंट के इर्द गिर्द आपको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। लेकिन यहां पर सरफेस डिफाइन करना भी जरूरी है। जाहिर बात है लूप आप ऐसे तो नहीं बनाएंगे, किसी सरफेस के अलोंग ही वो लूप आप बनाएंगे ना। सो इस लूप ने जितना करंट इनक्लोज किया हुआ है, उस करंट इनक्लोज की वजह से यहां पर क्या है? इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। सो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ठीक है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी अगर करंट मौजूद है तो उस करंट के अलोंग या उस सरफेस के अलोंग आपको मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल मिलेगा, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? मैक्सवेल को क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो इस इक्वेशन को उसने करेक्ट किया, इसमें एक टर्म उसने ऐड किया। सो ये जो इसकी जो रीज़न थी वो प्योर, उस वक़्त वो रीज़न प्योर थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पे थी, और उसका जो सोल्यूशन दिया मैक्सवेल ने वो भी प्योर थ्योरेटिकल ग्राउंड्स के ऊपर था। तो ज़रा पहले हम वो प्रॉब्लम देखते हैं कि मैक्सवेल ने उसको कैसे फिक्स किया और वो प्रॉब्लम पेश ही क्यों आया। तो उसको समझने के लिए लेट सपोज आप यहाँ से मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, मैथमेटिकली भी हम उसको कर सकते हैं और फिजिकली भी बता सकते हैं। देखें, ये हमारे पास है करंट डेंसिटी। अगर ये स्टेडी करंट हो, लेट सपोज कि ये स्टेडी करंट है, इस जो यहाँ पर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर ये स्टेडी करंट है तो हम इसका क्या करते हैं जी? इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा जी डेल डॉट डेल क्रॉस बी, ठीक है जी, इज इक्वल टू म्यू नॉट डेल क्रॉस जे। आपको पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज ऑलवेज ज़ीरो। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? हमारे पास ज़ीरो आएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट डेल डॉट जे। चूंकि करंट स्टेडी है, हमने कंसिडर किया कि भैया स्टेडी करंट, अगर स्टेडी करंट है हमारे पास तो उस सूरत में डेल डॉट जे भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन के दोनों तरफ ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। लेकिन अगर करंट स्टेडी ना हो, ठीक है, करंट स्टेडी अगर ना हो, करंट का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा हो, तो उस सूरत में फिर डाइवर्जेंस जो है इसका डेल डॉट जे, ये क्या हो जाएगा? ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन की एक साइड ज़ीरो होगी, दूसरी साइड नॉन ज़ीरो है,
ये तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो एक रीज़न यहाँ पर ये थी। अब इसकी एक हम और रीज़न यहाँ पर फिज़िकल रीज़न जो है वो एक्सप्लेन करते हैं ताकि ज़्यादा हमें उसकी समझ आए। ये तो एक मैथमेटिकल रीज़न है, शायद ज़्यादा क्लियर हमें ना हो पाए। इसका जो दूसरा रीज़न है, ठीक है जी, उसको हम कैपेसिटर वाली एग्जांपल से, क्योंकि सारे उसको कैपेसिटर वाली एग्जांपल से ही डिस्क्राइब करते हैं, सो हम भी उसको कैपेसिटर वाली एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जी, ठीक है जी, और ये उस कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है इस कैपेसिटर को एक स्विच के साथ, और साथ में हमने इसको एक सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट जो है, ऑब्वियसली करंट यहाँ से फ़्लो कर रहा होगा कैपेसिटर की प्लेट्स की तरफ। आपको पता है कि ये करंट जो है ये फ़्लो करता है या ये करंट फ़्लो करता रहता है, ठीक है, उस वक्त तक जिस वक्त तक कैपेसिटर की प्लेट्स जो हैं वो फुली चार्ज नहीं हो जाती। जब कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज हो जाती हैं तो उसके बाद करंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो ये करंट की डायरेक्शन, आप ज़रा इससे कंफ्यूज ना हो जाएं, मैंने आपको समझाने के लिए बना दी है। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर हम एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर कर लेते हैं जी। ये हमारी एक इमेजिनरी सरफेस है और इस सरफेस की हम बाउंड्री भी डिफ़ाइन कर देते हैं। यहाँ पर जी हमने ये बाउंड्री भी डिफ़ाइन कर दी, ठीक है। ये हमारा करंट है। अब ये जो लूप हमने बनाया है या जो बाउंड्री हमने बनाई है, आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि इसने इस करंट को इनक्लोज़ किया हुआ है, यानी कि ये करंट इसमें से फ़्लो कर रहा है, इस सरफेस में से करंट फ़्लो कर रहा है, यानी कि करंट गुज़र रहा है इस सरफेस में से। इस सरफेस को हमने इमेजिनरी, ये ओपन सरफेस है, एक इमेजिनरी सरफेस है, लेकिन हमने इस सरफेस की बाउंड्री डिफ़ाइन कर दी है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए, ये देखें जैसा कि यहाँ पर हुआ, सेम वही होगा कि अगर किसी सरफेस में से करंट फ्लो कर रहा हो तो उस सरफेस का जो बाउंड्री है या जो वो लूप बन रहा है, उस लूप के अलोंग आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मिलेगा। सो वही बड़ा सिंपल हमारे पास आ जाएगा जी कि B.ds इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा यहाँ पर इस लूप के अक्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से है, और यही हमारा एम्पेयर्स लॉ है। वेरी सिंपल, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि एम्पेयर्स लॉ हमें ओपन सरफेस की चॉइस देता है, हमने सरफेस ओपन लेना लेकिन उसकी बाउंड्री डिफाइन करनी है। तो जिस तरह यहाँ पर मैंने ओपन सरफेस लिया, एक और ओपन सरफेस ले लें, ठीक है, लाइक अ बैलून। ये देखें जी, तो हमने एक बैलून की तरह एक ओपन सरफेस ले लिया, ठीक है। अब ये जो मैंने बैलून लिया है, इस बैलून की जो बाउंड्री है वही बाउंड्री है जो ये वाली बाउंड्री है, ठीक है। ये बैलून भी एक ओपन सरफेस है। बिल्कुल आप ऐसे समझें कि जैसे मेरे पास एक बैलून है और उसका मुंह खुला हुआ है, लेकिन जो उसका मुंह खुला है ये वाला, ये बाउंड्री है, ये वही बाउंड्री है जो पहले इस सरफेस के लिए थी, अब यही बाउंड्री इस सरफेस के लिए है। ये जो सरफेस है बैलून की सरफेस, ठीक है, तो बैलून की सरफेस के लिए भी यही बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, ठीक है। अच्छा, अब गौर करें कि ये करंट जो है सिर्फ इस प्लेट तक है, इस प्लेट से आगे चूंकि दोनों प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं है, दोनों प्लेट्स के दरमियान फ्री स्पेस है, सो इसके बाद इन प्लेट्स के दरमियान कहीं पर भी आपको करंट नहीं मिलेगा। अब अगर हम इस एम्पेयर लॉ को इस सरफेस के ऊपर अप्लाई करें तो आप देखें कि जो ये वाली सरफेस है, इस सरफेस ने कोई करंट इनक्लोज नहीं किया हुआ, ठीक है। हालांकि बाउंड्री इस सरफेस की यही है, लेकिन सरफेस तो ये है ना, देखिए सरफेस ये है, बाउंड्री चाहे यही है लेकिन सरफेस ये है। तो इस सरफेस ने देखें कोई करंट इनक्लोज नहीं किया हुआ, कोई करंट इस सरफेस के आर पार नहीं जा रहा। जिस तरह ये सरफेस आपने ली थी ये वाली, इस सरफेस के तो आर पार एक करंट जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी बाउंड्री ने करंट इनक्लोज किया हुआ है, इस लूप ने करंट इनक्लोज किया हुआ है। लेकिन अब सरफेस ये है, अब सरफेस ये है, तो अब इस सरफेस ने कोई करंट इनक्लोज नहीं किया हुआ, चाहे बाउंड्री ये भी है, लेकिन यहाँ से आगे तो करंट जा ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि इस सरफेस ने कोई करंट इनक्लोज नहीं किया हुआ। अब आप ये करें कि इस सरफेस की वजह से इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट को हमने पॉइंट P मान लिया, इस पॉइंट पर पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था, हमने कहा कि वो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट का है।
लेकिन इस सरफेस ने तो कोई करंट इनक्लोज नहीं किया हुआ, ठीक है। जब इसने करंट इनक्लोज नहीं किया हुआ, इस सरफेस ने जब कोई करंट इनक्लोज नहीं किया हुआ, तो ये मैक्सवेल इक्वेशन एम्पेयर्स लॉ क्या बन जाएगा, B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई करंट नहीं है। इसका मतलब है कि इस सरफेस की वजह से, ये जो दूसरा ओपन सरफेस लिया हमने, इस सरफेस की वजह से इस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हालांकि बाउंड्री वही है इस सरफेस की भी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाली सरफेस के लिए कंसीडर करेंगे तो फिर ये मिटा दें ताकि आपको कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो इस सरफेस ने चूंकि कोई करंट इनक्लोज नहीं किया, इसलिए इस सरफेस की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 भी है और नॉन जीरो, सिर्फ सरफेस को चेंज करने से। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पेयर्स लॉ जो है वो सरफेस की चॉइस पे भी डिपेंड कर रहा है। हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप ओपन सरफेस की अगर चॉइस है तो ओपन सरफेस जिस मर्जी शेप की हो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो होना चाहिए। सो इस पॉइंट पर अगर हम जो पहले सरफेस यहाँ पर लिया था, अगर उस सरफेस की वजह से देखें तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, लेकिन अगर इस सरफेस की वजह से देखें तो इस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ एग्जिस्ट करता है, ये तो नहीं हो सकता कि सरफेस चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया। लेकिन इक्वेशन बता रही है एम्पेयर्स लॉ की कि करंट 0 है तो इसको भी 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं था। यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद था। तो यहाँ पर मैक्सवेल के जहन ने ये क्लिक किया या उसके जहन में ये बात आई कि जिस तरह टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, फैराडे लॉ यही है ना, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकती है तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहिए। तो इसका मतलब है यहां पर अब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, ये देखें, जो ये वाली प्लेट है इस पर शुरू में सिर्फ एक चार्ज आया सपोज, और इस पर भी एक चार्ज आया, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड जो था उसकी कुछ भी वैल्यू थी। जो जो चार्ज अक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, यानी कि इन प्लेट्स पर जब चार्ज की तादाद बढ़नी शुरू हुई तो इनके दरमियान जो फील्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, ठीक है, फील्ड भी बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि इन प्लेट्स के दरमियान एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। जो जो प्लेट्स के ऊपर आने वाले चार्ज की तादाद बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारी सरफेस है, ये वाली सरफेस, ठीक है, इस सरफेस के अंदर से एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस की वजह से है वो करंट की वजह से नहीं है बल्कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। इसका मतलब है, तो ये थी एक न्यू डिस्कवरी कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती हैं मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ऐसे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है लेकिन वो करंट की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक और टर्म ऐड की मैक्सवेल ने, जिसको हम मैक्सवेल करेक्शन बोलते हैं या उसको डिस्प्लेसमेंट करंट्स भी बोलते हैं। सो ये हमारे पास क्या आएगी जी, ये हमारे पास आएगी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, इनटू पार्शियल फाई ई ओवर पार्शियल टी, ठीक है जी। या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंटली आप इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये हमारे पास जो टर्म है, ठीक है, जिस टर्म की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट्स का नाम दिया। तो ये टर्म हमारे पास क्या है जी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। इक्विवेलेंटली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी, ठीक है जी। तो ये वो आइडिया था जिस आइडिया की बुनियाद पर मैक्सवेल के जहन में ये बात आई कि अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये मिलकर एक वेव बना रही हों। तो मैक्सवेल ने क्या किया, जो
थर्ड इक्वेशन थी और फोर्थ इक्वेशन थी, इन इक्वेशंस को कंबाइन किया और इनके सोल्यूशन निकाले। इनके जो सोल्यूशन थे वो वेव लाइक से सोल्यूशन थे और वो वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, इनको कंबाइन करके एक वेव की शक्ल दी, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। और जब उसकी स्पीड उसने कैलकुलेट की तो उसकी स्पीड जो थी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ रही थी। तो यहाँ से मैक्सवेल को उसने ये बात कही कि जो लाइट है ये वेव ज़रूर है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि उसकी जो इक्वेशंस थी, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, इनको कंबाइन करके उसके पास जो इक्वेशंस आ रही थी वो वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो हैं ये दोनों क्या बनाती हैं, ये स्पेस में या कहीं पर भी ये एक वेव बनाती हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। बाद में फिर 1885 में हर्ट्ज़ ने इसको प्रूव भी कर दिया कि बिल्कुल ऐसा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। इट मीन्स कि लाइट इटसेल्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, कि किस तरह मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कैलकुलेट की और किस तरह उसको आइडिया या किस तरह उसको पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर ये टाइम वेरिंग हो तो स्पेस में चलते हुए ये वेव्स बना सकती हैं और उनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ सकती है।